तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। एक शानदार वकील की तस्वीर, जूलियन मैंटल। मतलब करोड़ों की कमाई, मैनहट्टन के बीच में एक आलीशान बंगला, एक प्राइवेट जहाज। और हाँ, वो उसकी पहचान बन चुकी चमचमाती लाल फेरारी। बाहर से देखें तो ये उस सफलता की कहानी लगती है जिसका सपना हर कोई देखता है। लेकिन यही तो मतलब आज की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये तस्वीर ये पूरी नहीं है। अच्छा। इस चमकदार फ्रेम के पीछे एक ऐसा इंसान था जो अंदर से पूरी तरह टूट रहा था। दिन में 18 घंटे काम, एक नाकाम शादी। अपने पिता से भी कोई बातचीत नहीं थी, है ना? हाँ, सालों से कोई बात नहीं। वो केस तो जीत रहा था, लेकिन अपनी जिंदगी की जंग वो हार रहा था। उसकी सफलता एक तरह से एक सुनहरा पिंजरा बन गई थी। और फिर एक दिन वो पिंजरा टूट गया। बिल्कुल। एक हाई प्रोफाइल केस के दौरान भरी अदालत में जूलियन को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गया। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। नहीं, ये एक वेकअप कॉल थी। हाँ, और यहीं से हमारा आज का सवाल शुरू होता है। आखिर क्यों कोई इंसान सफलता के उस शिखर पर पहुंचकर अपना सब कुछ बेच देगा? अपनी शोहरत, दौलत और हाँ, अपनी वो प्यारी फरारी भी। ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि ये सिर्फ जूलियन मैंटल की कहानी नहीं है। ये आज के दौर के हर उस इंसान की कहानी है जो सफलता की इस अंधी दौड़ में शामिल है। ये सोचे बिना कि इस दौड़ के आखिर में उसे मिलेगा क्या। तो जूलियन का ये फैसला सिर्फ भौतिक चीजों का त्याग नहीं था। तो क्या था? ये एक आध्यात्मिक खोज की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जो उसे इस चकाचौंध से दूर हिमालय की शांति की ओर ले गई, ये पता लगाने के लिए कि असली खुशी आखिर है क्या। तो इस यात्रा को जरा और करीब से समझते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए शायद पहली बार जूलियन के पास सोचने का वक्त था। बिल्कुल। उसने खुद से वो सवाल पूछा जो शायद हम सब कभी ना कभी पूछते हैं, क्या यही है वो जिंदगी जिसके लिए मैं जी रहा हूं? और अंदर से जो जवाब आया वो एक जोरदार नहीं था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपनी लॉ फर्म छोड़ दी, अपना बंगला, अपना जहाज सब बेच दिया। और हाँ, वो लाल फरारी भी, हाँ। जो उसके अहंकार और सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक थी। और फिर बस एक बैग उठाकर भारत के लिए निकल पड़ा, खुद को खोजने। कुछ सालों बाद जब वो वापस लौटा तो उसका दोस्त जॉन उसे पहचान ही नहीं पाया। बिल्कुल। वो थका हुआ, उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखने वाला वकील वो गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, शरीर में गजब की फुर्ती और आंखों में एक ऐसी चमक जो लाखों डॉलर की दौलत भी नहीं खरीद सकती। सही बात है। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, ये एक आंतरिक क्रांति थी। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। हिमालय में उसकी मुलाकात हुई शिवाना के संतों से। अच्छा। ये वो लोग थे जिनके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, लेकिन उनके चेहरों पर जो सच्ची गहरी खुशी और शांति थी, वैसी जूलियन ने अपने करोड़ों के साम्राज्य में कभी महसूस नहीं की थी। उसने महसूस किया कि ये लोग उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। एकदम। उन संतों ने उसे कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया, नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका सिखाया। उन्होंने बताया कि असली खुशी बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को संवारने में है। और इस ज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ी अजीब सी कहानी का इस्तेमाल किया। हाँ, एक रूपक, ताकि ये सिद्धांत हमेशा के लिए याद रह जाए। हाँ, ये कहानी तो वाकई अजीब है। मतलब एक हरा भरा खूबसूरत बगीचा है जिसके बीच में एक बहुत ऊंचा लाइट हाउस है। अचानक उस लाइट हाउस के दरवाजे से एक 9 फीट का सूमो पहलवान निकलता है जिसने सिर्फ एक गुलाबी रंग का तार लपेटा हुआ है। वो बगीचे में टहल रहा होता है कि उसे एक सोने की स्टॉपवॉच मिलती है। जैसे ही वो उसे उठाता है वो फिसल कर गिर जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को हीरे से भरे एक रास्ते पर पाता है। ये क्या है? किसी बच्चे की कहानी लगती है। हाँ, बिल्कुल। सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है, लेकिन इस कहानी का हर एक प्रतीक जीवन को बदलने वाले एक सिद्धांत को दर्शाता है। अच्छा। तो फिर इस अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं उस हरे भरे बगीचे की। ठीक है, बगीचा। ये शांतिपूर्ण लगता है। ये बगीचा हमारा मन है। हमारा मन? हाँ, जैसे एक बगीचे की देखभाल करनी पड़ती है, उसमें अच्छे फूलों के बीज बोने पड़ते हैं, खाद पानी देना पड़ता है और जंगली घास फूस को निकालना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमें अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी होती है। हमारे विचार वो बीज की तरह हैं। अगर हम सकारात्मक प्यार और उम्मीद के बीज बोएंगे
तो हमारा मन शांत और सुंदर रहेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते, मतलब अगर हम चिंता, डर और गुस्से जैसी जंगली घास को उगने देते हैं, तो वो धीरे धीरे पूरे बगीचे पर यानी हमारे मन पर कब्जा कर लेती है। और आज की दुनिया में तो ये बहुत जरूरी है। हर तरफ से नेगेटिव खबरें, तनाव। हाँ बिल्कुल। तो अपनी मन के बगीचे का चौकीदार बनना सबसे जरूरी है। संतों ने इसके लिए एक बहुत ही सरल तकनीक सिखाई थी, हार्ट ऑफ द रोज। हार्ट ऑफ द रोज। हाँ, बस कुछ मिनटों के लिए एक गुलाब को पूरी एकाग्रता से देखो। उसकी बनावट, उसका रंग, उसकी खुशबू। ये अभ्यास मन की दौड़ को रोककर उसे वर्तमान में ले आता है। कमाल है। अच्छा, बगीचे के बाद आता है वो विशाल लाइट हाउस। इसका क्या मतलब है? लाइट हाउस का मतलब है जीवन का उद्देश्य, आपका क्यों। आपका क्यों? हाँ, जैसे एक लाइट हाउस अंधेरे समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही एक स्पष्ट लक्ष्य हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव में सही दिशा देता है। जूलियन एक बेहतरीन वकील था, पर उसका कोई उद्देश्य नहीं था सिवाय ज्यादा पैसा कमाने और ज्यादा केस जीतने के। बिल्कुल, वो बस दौड़ रहा था, बिना ये जाने कि उसे पहुंचना कहाँ है। जब आपके पास एक मजबूत क्यों होता है ना, तो कैसे की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अब कहानी में आता है वो 9 फीट का सूमो पहलवान। एक आध्यात्मिक कहानी में सूमो पहलवान का क्या काम? ये थोड़ा अटपटा नहीं है? हाँ बिल्कुल है। और यही इसकी खूबसूरती है। सूमो पहलवान काइजन के सिद्धांत का प्रतीक है। काइजन? ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है निरंतर और कभी ना खत्म होने वाला सुधार। अच्छा, मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हाँ, यानी हर दिन खुद को कल से सिर्फ 1% बेहतर बनाने की कोशिश करना। ये पहलवान हमें आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण की याद दिलाता है। लेकिन काइजन और आज के हसल कल्चर में क्या फर्क है? आज भी तो लोग खुद को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हसल कल्चर हम पर रातों रात बड़ा बदलाव लाने का दबाव डालता है, जो अक्सर हमें थका देता है और हम हार मान लेते हैं। जबकि काइजन छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों पर यकीन करता है। रोज 15 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट ध्यान करना। छोटे छोटे कदम। हाँ, ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। आत्मानुशासन के बिना कोई भी उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रोज खुद को बेहतर बनाना है, जैसा वो सुमो पहलवान सिखाता है। लेकिन इस सुधार के लिए सबसे कीमती चीज क्या लगती है? मेरे ख्याल से समय। बिल्कुल। शायद इसीलिए कहानी में आगे उस सोने की घड़ी का जिक्र है। बिल्कुल सही जोड़ा आपने। वो सोने की घड़ी हमें याद दिलाती है कि समय ही असली सोना है। ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप कमा तो नहीं सकते, लेकिन गवा जरूर सकते हैं। संतों ने समय के सम्मान के लिए 2 जरूरी बातें सिखाई। पहली, ना कहना सीखें। ना कहना। हाँ, अपने समय की कीमत पहचानें और उन चीजों को विनम्रता से मना कर दें जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है। और दूसरी बात? दूसरी है डेथ बेड मेंटालिटी। डेथ बेड मेंटालिटी, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। लेकिन इसका मतलब है हर दिन को ऐसे जीना जैसे ही आपका आखिरी दिन हो। इसका मतलब घबराहट में जीना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को समझना है। मतलब ये याद रखना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, जरूरी कामों को टालना या अपनों से प्यार जताना भूल जाना, ये सब कितना व्यर्थ है। ये सुनने में तो शक्तिशाली है, लेकिन क्या ये अव्यावहारिक नहीं है? हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीने के दबाव में इंसान शायद और भी तनाव में आ जाएगा। ये एक बहुत ही वैध चिंता है। इसे शाब्दिक रूप से नहीं लेना है। इसका सार ये है कि हम आज के महत्व को समझें। ये हमें टालमटोल की आदत से बाहर निकालता है। जब आपको पता हो कि आपके पास सीमित समय है, तो आप उसे फालतू की बहस या सोशल मीडिया पर बर्बाद नहीं करेंगे। आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं। ठीक है। अब कहानी में सुमो पहलवान गिर जाता है और उसे होश आता है, तो वो खुद को गुलाबों से घिरे हीरे के एक रास्ते पर पाता है। तो पहले गुलाबों की बात करते हैं। खुशबूदार गुलाब, ये निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, दूसरों की मदद करने का गुण। एक पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए फूल उगाता है उसकी अपनी जिंदगी भी महकती है। जब हम बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें जो आत्मिक शांति और संतुष्टि मिलती है, वो किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं बढ़कर है। जूलियन ने तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जी थी। बिल्कुल, और संतों ने उसे सिखाया कि असली खुशी औरों के लिए जीने में है। और आखिर में वो हीरे से भरा रास्ता। इसका मतलब तो साफ है दौलत नहीं,
यहीं पर कहानी का सबसे गहरा संदेश छिपा है। अच्छा। हीरे का वो रास्ता हमें सिखाता है वर्तमान में जीना। हम अक्सर या तो अतीत के पछतावे में जीते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, और इस चक्कर में आज को जीना भूल जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये हीरे हमें याद दिलाते हैं कि हर पल, ये वर्तमान क्षण एक हीरे की तरह कीमती है। इसका आनंद लो, इसे पूरी तरह से जियो। सच्ची खुशी न कल में है न आने वाले कल में, वो तो बस अभी और इसी पल में है। तो ये 7 सिद्धांत, मन का बगीचा, जीवन का उद्देश्य, काइजिन, समय का सम्मान, निस्वार्थ सेवा और वर्तमान में जीना, ये तो एक तरह से जीवन जीने की पूरी गाइडबुक है। लेकिन मुझे लगता है जूलियन की यात्रा और गहरी थी। उसने समर्पण जैसे सिद्धांतों को भी समझा। हाँ, और समर्पण शब्द को हम अक्सर गलत समझते हैं। इसका मतलब हार मानना या अपने सपनों को छोड़ देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है जीवन के प्रवाह के साथ लड़ना बंद कर देना। हर परिस्थिति को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, पूरी तरह से स्वीकार करना और उससे सीखना। जब हम लड़ने की बजाय स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हम मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं। जूलियन का अपनी फरारी और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को बेचना, वो इसी समर्पण का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। बिल्कुल। उसने अतीत के उस बोझ को जाने दिया ताकि वो एक नए, हल्के भविष्य को अपना सके। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और गहरा सिद्धांत है, शक्ति की शांति। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि शक्ति शोर में होती है, आक्रामकता में होती है, नियंत्रण करने में होती है। शांति और शक्ति एक साथ कैसे? सिवाना के संतों ने सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शांति में ही छिपी है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं, तभी हम अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाते हैं। ध्यान और मौन के जरिए जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने भीतर की उस असाधारण ऊर्जा को जगाते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। एक शांत मन वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। तो उसका मतलब असली सफलता पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण पाकर, अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान कर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। दोस्तों के साथ हो या काम पर हो, वो खुद को बेहतर समझने का एक मौका है। मतलब रिश्तों को एक लर्निंग टूल की तरह देखना। हाँ, जब हम रिश्तों को उम्मीदों और शर्तों के चश्मे से देखना बंद करके बिला शर्त प्यार और समझ के साथ देखते हैं तो वो हमारे आत्मिक विकास का माध्यम बन जाते हैं। और इन सब सिद्धांतों का इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है असली खुशी और सच्ची स्वतंत्रता को पाना। असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार करने में नहीं है, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पलों के लिए आभारी होने में है। अपनी सुबह की चाय के कप में, किसी अपने की मुस्कान में, सूरज की रोशनी में। जब हम हर पल में खुशी खोजना सीख जाते हैं तो खुशी कहीं बाहर नहीं रहती, वो हमारा स्वभाव बन जाती है। और सच्ची स्वतंत्रता है समाज की उम्मीदों, दूसरों की राय और अपने ही बनाए हुए डरों के पिंजरे से आजाद हो जाना। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम कौन हैं और हमें जीवन से सच में क्या चाहिए, तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती खुद को पूरा महसूस करने के लिए। हम भीतर से ही पूर्ण और स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो जूलियन मेंटल ने अपनी फरारी बेची, जो भौतिक सफलता का चरम प्रतीक थी, लेकिन बदले में उसे जो आंतरिक शांति, संतुलन और सच्ची खुशी मिली, उसकी कीमत दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। बिल्कुल। मुख्य संदेश यही है कि सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियां हासिल करना नहीं है, बल्कि आंतरिक संतोष को पाना है। हम सब जूलियन की तरह ही किसी न किसी दौड़ में भाग रहे हैं। हाँ। ये सोचे बिना कि हम अपनी शांति और खुशी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि हम सबके अंदर वो शक्ति और शांति मौजूद है, बस उसे खोजने के लिए एक आंतरिक यात्रा की जरूरत है। तो कहानी का सार ये है कि जो उसने छोड़ा वो सिर्फ एक कार और कुछ चीजें थीं, लेकिन जो उसने पाया वो असली सुकून और जीवन का उद्देश्य था। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जूलियन मेंटल के लिए भौतिकवाद और अहंकार का प्रतीक उसकी लाल फेरारी थी। जरा सोचिए, हमारे जीवन में ऐसी कौन सी फेरारी है, कोई आदत, कोई सोच, कोई रिश्ता या कोई मोह, जिसे छोड़ने या जिसका मोह कम करने से हमें सच्ची स्वतंत्रता और खुशी मिल सकती है।